नमस्कार। मैं मूलचंद कटेक, सहायक आचार्य समाजशास्त्र, श्री प्रताप सिंह बारठ, राजकीय महाविद्यालय शाहपुरा, जिला भीलवाड़ा में कार्यरत हूँ। बीए पाठ द्वितीय भारतीय समाज मुद्दे तथा समस्याएं के जो प्रश्न पत्र है उसका अध्याय अपराध से संबंधित है और अपराध करने वाले व्यक्ति के लिए क्या जो है सज़ा का प्रावधान किया गया है, या हम कह सकते हैं कि दंड की जो व्यवस्था है वो किस व्यक्ति को किस मात्रा में मिलनी चाहिए, या इससे संबंधित किस प्रकार के ऐसे सिद्धांत हैं जो दंड दिया जा सकता है अपराधी को। तो हम दंड व्यवस्था के बारे में बात करते हैं। चूँकि अपराधी को अपने किए हुए कार्यों का प्रतिफल मिलना चाहिए ताकि अन्य व्यक्ति इस प्रकार के कार्य करने से डरते रहें तथा अपराधी भविष्य में इस प्रकार के व्यवहारों की पुनरावृत्ति न करें। प्रसिद्ध विद्वान नेमेसिस ने कहा कि दंड का मुख्य उद्देश्य अपराधी के मस्तिष्क में यह बात बैठाना कि अच्छे कार्य के लिए सदैव पुरस्कार मिलता है और बुरे कार्य के लिए उसे उसका वैसा ही फल भुगतना होता है। प्रसिद्ध समाजशास्त्री M.J. सेठना, जिन्होंने सोसाइटी एंड क्राइम पुस्तक लिखी, जिसमें कहा कि दंड एक प्रकार की सामाजिक निंदा है और इसमें आवश्यक नहीं कि पीड़ा या कष्ट सम्मिलित हो। कहने का मतलब यही है कि यदि कोई समाज विरोधी व्यक्ति व्यवहार करता है तो उसकी सामाजिक निंदा की जाती है समाज के द्वारा। यह भी अपने आप में दंड है, यानी कि इसमें जरूरी नहीं कि व्यक्ति को शारीरिक कष्ट ही दिया जाए। तो अगर हम यह देखें दंड से संबंधित सिद्धांत की यदि हम बात करें तो इसमें मैककनल विद्वान है, उसने 5 प्रकार के दंड की सिद्धांत की बात की, जिसमें पहला सिद्धांत यदि हम कहें वो है प्रायश्चित का सिद्धांत। जैसा कि यह विदित है कि प्रायश्चित वे लोग करते हैं जो धर्म को ज़्यादा मानते हैं, यानी प्रायश्चित का जो सिद्धांत है वो धर्म पर आधारित है। धार्मिक दृष्टिकोण से जो अपराध है वो पाप है जिसका अपराधी को प्रायश्चित करना चाहिए। प्रायश्चित जो है वो धर्मशास्त्र और पुराणों में कई अनेक ऐसे उदाहरण हमें मिलते हैं। जैसे इंद्र ने गौतम की पत्नी अहिल्या के साथ दुर्व्यवहार किया तो उसे प्रायश्चित के रूप में दंड भुगतना पड़ा। वर्तमान में यह सिद्धांत किसी भी राज्य द्वारा नहीं अपनाया गया है। दूसरा सिद्धांत की बात हम करें तो वह है प्रतिशोधात्मक सिद्धांत। चूँकि यह सिद्धांत प्रकृति के निकट है, इसमें टिट फॉर टेट, जैसे को तैसा, आँख के बदले आँख और दांत के बदले दांत की बात कही गई है। इस सिद्धांत को मानने वाले में यूनानी दार्शनिक अरस्तु है और कांट है, स्टीफन बोसांके, ब्रैडल आदि विद्वान हैं। और यह सिद्धांत इस बात पर विश्वास करता है कि अच्छे कार्य का फल अच्छा और बुरे कार्य का फल बुरा होता है। दंड के द्वारा अपराधियों को सुधारा जाता है, बदला नहीं लिया जाता। ऐसा माना जाता है कि दंड से व्यक्ति के अधिकारों का अपहरण नहीं होता, वरन जो उसके कमाया है, जो उसने कमाया है वही उसे मिल रहा है। तीसरे सिद्धांत की यदि हम बात करें तो वह प्रतिरोधात्मक सिद्धांत है।
यानी यह जो सिद्धांत है वो सुखवादी दर्शन पर आधारित है। इसके समर्थकों में बेक्रिया, बैंथम और जॉन स्टुअर्ट मिल हैं। इन दार्शनिकों का मत है कि एक व्यक्ति को उतना ही दंड मिलना चाहिए जितना कि वह अपराध करते समय दुख की तुलना में सुख, यानी सुख जब अपराध कर रहा है तो उसे सुख मिल रहा है तो उसकी तुलना में दंड अधिक हो। ऐसा करने से अपराधी को दंड देकर भविष्य में पुनः ऐसा करने से रोकना है। इस प्रकार दंड का द्वारा भविष्य में होने वाले अपराधों को रोकने का प्रयत्न किया जाता है। चौथा सिद्धांत है वह निरोधात्मक सिद्धांत। यह सिद्धांत अपराधियों को अपराध करने से रोकने पर बल देता है। इस सिद्धांत में यह माना जाता है कि अपराधियों को अलग करके कारावास में डाल दिया जाए या फिर मृत्युदंड देकर समाप्त ही कर दिया जाए। इस सिद्धांत को मानने वालों में लोम्ब्रासो है तथा उसके सहयोगी गैरी फेलो, एनरिक फेरी आते हैं। और पांचवा सुधारात्मक सिद्धांत, यानी जब समाज में अपराध की दर में कमी नहीं हुई तो वर्तमान अपराधियों में सुधार पर जोर दिया गया। यह सिद्धांत वंशानुक्रमण को अपराध का कारण नहीं मानता। इस सिद्धांत को मानने वाले अपराध को एक रोग समझते हैं जिसे उचित उपचार के द्वारा ठीक किया जा सकता है। अब चूंकि अपराध को रोका जाए, इसके लिए राज्य के द्वारा, सरकार के द्वारा अलग अलग व्यवस्थाएं की गई हैं, जिसमें जेल व्यवस्था है, परिवीक्षा है, पेरोल है, उत्तर संरक्षण सेवाएं हैं, इनकी व्यवस्था की गई। तो सबसे पहले हम अपराध के रोकथाम के लिए जो व्यवस्थाएं हैं, जेल व्यवस्था, उस पर हम बात करेंगे। जेल एक ऐसा स्थान है जहां अपराधी को समाज से पृथक रखा जाता है और उसमें अपराध के प्रति पश्चाताप की भावना पैदा की जाती है। उसे यह महसूस करने का अवसर प्रदान किया जाता है कि जिस समाज को उसने हानि पहुंचाई है उसके नियमों की अवहेलना करने पर व्यक्ति का कोई अस्तित्व नहीं है। अपराधियों को जेल में रखकर उनमें सुधार किया जाता है। प्राचीन समय में, यानी काफ़ी समय पूर्व राजा महाराजा के समय जो था, जेलें अंधेरी कोठरियों में हुआ करती थी। वहाँ का वातावरण अस्वास्थ्यकर था। उस समय लिंग, आयु और अपराध की प्रकृति के आधार पर अलग अलग जेलों की व्यवस्था नहीं थी, यानी कि महिला और पुरुष दोनों अपराधी को एक ही जेल में, यानी अंधेरी कोठरी में डाल दिया जाता था। और वो इतनी अस्वास्थ्यकारी होती थी कि कई बार तो वहीं अपराधी व्यक्ति मर जाया करते थे। अंग्रेजी काल में सर्वप्रथम लॉर्ड मैकाले ने 1838 में प्रथम जेल सुधार समिति का गठन किया और 1862 में जेल सुधार समिति बनी। इसके बाद समय समय पर समितियों का गठन होता रहा है। 1919 और 20 में भारतीय बंदी गृह सुधार समिति का निर्माण किया गया, जिसमें अनेक सुधारों की सिफारिश की गई, जैसे बंदी गृहों की देखभाल करना, प्रशिक्षित अधिकारी रखना, बंदियों को चिकित्सा की सुविधा दी जाए, उन्हें कोड़ों की सज़ा न दी जाए, पत्र लिखने और संबंधियों से मिलने की छूट दी जाए तथा खाने में पौष्टिक आहार दिया जाए आदि, ये सारी व्यवस्थाएं की गई। 1946 में जेल सुधार समिति की स्थापना की गई, जिसने अपराधियों का वर्गीकरण बाल अपराधी, युवा अपराधी, महिला अपराधी, आकस्मिक अपराधी के रूप में किया गया और सन 1956 में काले पानी की जो सज़ा दी जाती थी उनको समाप्त कर दिया गया। वर्तमान में भारत में
तीन प्रकार की जेलें दिखाई देती हैं। एक तो प्राचीर विहीन जेलें, अर्थात ऐसी जेलें जहां किसी तरह का कोई चार दीवारी नहीं है, किसी तरह की दीवार नहीं है, यानी खुले व्यवस्था है बंदियों के लिए, अपराधियों के लिए, और उन अपराधियों में सुधार करने के लिए वो अपने परिवार भी उसके साथ रख सकते हैं। कहने का मतलब यही है कि डॉक्टर संपूर्णानंद ने जो प्रयास किया था 1952 में, तो चंद्रप्रभा नदी पर अपराधियों का एक शिविर लगाया गया जिसमें उसके भोजन, वस्त्र, शिक्षा और मनोरंजन की व्यवस्था की गई। ऐसे शिविरों में अपराधियों को बंदी की तरह नहीं रखा जाता था और साथ ही वह चौकीदार की व्यवस्था भी नहीं की जाती थी। ऐसे समय में जो है यह एक सुधार के रूप में बहुत अच्छा कदम था डॉक्टर संपूर्णानंद का। राजस्थान में इस प्रकार की जो जेलें थी वो दुर्गापुर, सांगानेर और अनूपगढ़ में थी। भारत में 17 राज्यों में 31 प्राचीर विहीन जेलें हैं। कुछ खुली जेलों में कृषि का तो कुछ में उद्योगों का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। यानी कुल मिलाकर जो खुली जेलें हैं, प्राचीर विहीन जेलें, जो इसको खुली जेल भी बोलते हैं, और एक तरह से यह सुधार की बात ही है। दूसरी जो जेल का प्रकार है वो बाल बंदी गृह है। जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि इन बंदी गृहों में बाल अपराधियों को रखा जाता है तथा उनका मानसिक विश्लेषण करके सुधार का प्रयास किया जाता है। उत्तर प्रदेश में इस प्रकार के कई बंदी गृह हैं, जैसे आगरा, बरेली, बनारस, लखनऊ आदि स्थानों पर इस प्रकार की जेलें हैं। तीसरी प्रकार की जेलें हैं वो अधिक सुरक्षा वाली जेलें। इन जेलों में वो अपराधी होते हैं जो दंड भुगत रहे हैं और जिनके विरुद्ध अदालतों में मुकदमे चल रहे हैं। ऐसे अपराधियों को यहाँ कृषि कार्यों, निवाड़ व दरी बनाने, सुथारी व लुहारी आदि का प्रशिक्षण दिया जाता है। इन बंदियों को काम के बदले पैसे देने का भी प्रावधान है। अधिक सुरक्षा वाली जेलें भी 3 प्रकार की हैं। केंद्रीय कारागृह केंद्रीय कारागृह के रूप में, जिला कारागृह है और उप कारागृह। वर्तमान में भारत में जेल व्यवस्था में सुधार कार्यक्रमों के अंतर्गत कुछ और भी कदम उठाए गए हैं। तो इस प्रकार जेल में 3 प्रकार की जेलें हुई। प्राचीर विहीन जेलें, जहां कैदियों को खुली जेलों की तरह रखा जाता है, यानी खुले व्यवस्था के रूप में देखा जाता है, उस पर किसी प्रकार की चौकीदारी नहीं थी। बाल बंदी गृह जिसमें बाल अपराधियों को रखा जाता है। और तीसरा अधिक सुरक्षा वाली जेलें जो सजा याफ्ता है, जो सजा काट रहे हैं और अदालतों में उनके मुकदमे चल रहे हैं। ऐसे इस प्रकार 3 जेलें रही है। दूसरे जो अपराध की रोकथाम के लिए हैं वो है प्रोबेशन, परिवीक्षा। परिवीक्षा में अपराधी को सजा के बदले सशर्त मुक्त कर दिया जाता है और उनसे अपेक्षा की जाती है कि वह परिवीक्षा की अवधि में अपना आचरण उत्तम रखें। यानी इस प्रकार जो अपराधी को दंड के बजाय परिवीक्षा पर छोड़ा जाता है, यानी उसे दंड नहीं दिया जाता है, उसको थ्रेटेंड दी जाती है कि भाई कि ये आपको छूट दी जाती है, भविष्य में दोबारा आप अपराधी व्यवहार नहीं करें, अपने आचरण को उत्तम बनाए रखें। दंड सुनाने के बाद ही अपराधी को परिवीक्षा पर छोड़ा जाता है। छूटने से पूर्व उसे परिवीक्षा काल में उत्तम आचरण रखने का प्रमाण पत्र देना होता है। अपराधी को सरकार की ओर से निर्देशन एवं सहायता प्रदान की जाती है ताकि वह समाज में सामंजस्य स्थापित कर सके। भारत में 1888 में अपराधियों को परिवीक्षा पर छोड़ने की व्यवस्था की गई थी। 1958 में भारत सरकार ने परिवीक्षा अधिनियम पास किया, जिसके आधार पर विभिन्न राज्यों ने अलग अलग अधिनियम पारित किए। 1967 में ही राजस्थान में प्रत्येक जिले में एक परिवीक्षा अधिकारी की नियुक्ति की गई। परिवीक्षा पर छोड़ने से कई लाभ भी हैं, जैसे अपराधी की मनोवृत्ति में
परिवर्तन होता है, उसे भविष्य में समाज विरोधी कार्य न करने पर प्रोत्साहन मिलता है, वह जेल के दूषित वातावरण से बच जाता है, उसमें अनुशासन की भावना उत्पन्न होती है। कुछ लोग ये आशंका व्यक्त करते हैं कि अपराधी जिस पर्यावरण की देन है, परिवीक्षा पर छोड़ने से पुनः उसी पर्यावरण में चला जाता है, अतः उसमें सुधरने की आशा नहीं की जा सकती। तो इस प्रकार अगर हम देखें तो कुल मिला के हमें प्रोबेशन की बात करनी होगी। तीसरी बात आती है पैरोल की। पैरोल पर उन अपराधियों को छोड़ा जाता है जिन्हें लंबी अवधि की सज़ा मिली हो और उनका कुछ भाग वे काट चुके हो। सज़ा काटने के दौरान यदि अपराधी का आचरण अच्छा रहता है तो अधिकारी की सिफारिश पर उसे शेष सज़ा से मुक्ति मिल जाती है। यानी कि यह कहा जा सकता है कि पैरोल पर उन व्यक्तियों को छोड़ा जाता है जिन्हें लंबी अवधि की सज़ा मिली हो और कुछ सज़ा वो काट चुके हो। इस दौरान यदि वे उत्तम आचरण या अच्छा आचरण का सर्टिफिकेट प्रस्तुत करता है अधिकारी की निगाह में, तो अधिकारी उसके लिए सिफारिश कर सकता है कि इसे छोड़ दिया जाए, तो अधिकारी की सिफारिश को स्वीकार कर लिया जाता है। पैरोल का उद्देश्य भी अपराधी का सुधार करना है। पैरोल पर छूटने वाले से अपेक्षा की जाती है कि वह कुछ शर्तों का पालन करेगा। ऐसा न करने पर उसे पुनः दंड भुगतने होंगे। यहाँ पर परिवीक्षा और पैरोल, चूंकि दोनों में थोड़ा सा अंतर है कि परिवीक्षा पर प्रथम अपराधी को छोड़ा जाता है, यानी उसे दंड नहीं दिया जाता, जबकि पैरोल के अंदर जो है अपराधी सज़ा भुगत चुका है, कुछ सज़ा काटना पड़ता है। दूसरी बात, परिवीक्षा में दंड नहीं दिया जाता है और जबकि पैरोल में दंड दिया जाता है। परिवीक्षा न्यायालय द्वारा स्वीकृत किया जाता है, जबकि पैरोल एक प्रशासनिक इकाई द्वारा। परिवीक्षा में दंड की भावना कम व सुधार की भावना अधिक होती है, जबकि पैरोल में दंड का तत्व प्रमुख होता है। तो इस प्रकार चौथी अब हम बात करते हैं उत्तर संरक्षण सेवाएं। अब सरकार ने यह व्यवस्था की है कि यदि अपराधी जेल में सज़ा काट चुका है, अब उसे सज़ा पूर्ण होने पर वह समाज व्यवस्था में बाहर जाता है, तो अचानक अकस्मात या समाज परिवार के व्यक्ति उसे एक्सेप्ट नहीं करते हैं, उनकी निगाह में केवल वो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं। तो ऐसी स्थिति में उस अपराधी व्यक्ति के मन में पुनः ऐसी भावना हो जाए, क्योंकि वह तुरंत एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो ऐसी स्थिति में पुनः वह अपराधी प्रवृत्ति में भी संलिप्त हो सकता है। इसके लिए वो पुनः अपराधी प्रवृत्ति में संलग्न न हो, सरकार उत्तर संरक्षण सेवाओं की व्यवस्था की है, जो कि अपराधी को सामाजिक, मानसिक और आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती हैं। और इन सेवाओं के पीछे यह भावना होती है कि अपराधी को एक रोगी की तरह समझा जाए और उसका इस प्रकार से उपचार किया जाए कि वह पुनः अपराध की ओर प्रवृत्त न हो। जेल से छूटने के बाद वह देखता है कि दुनिया जिसमें वह जेल में जाने से पहले रहता था बहुत बदल गई है। उसे वह सम्मान नहीं मिल पा रहा था जो कभी मिला करता था। इस प्रकार लोग उससे घृणा करने लगते हैं और वह पुनः उत्तेजित हो उठता है और अपराध करने लगता है। अपराधी को इस प्रकार की मनस्थिति से छुटकारा दिलाने और उसे आर्थिक संरक्षण प्रदान करने तथा समाज का योग्य नागरिक बनाने के लिए योजनाबद्ध कार्य करना उत्तर संरक्षण सेवाओं का मूल उद्देश्य है। उत्तर संरक्षण सेवाओं में अपराधी की सहायता की जाती है ताकि वह स्वयं अपनी सहायता कर सके और साथ ही उसके पुनर्वास का कार्य भी किया जाता है। सन 1946 में बम्बई प्रदेश बंदी मुक्ति समिति कार्य हुआ है। राजस्थान में इस प्रकार की सेवाएं नहीं हैं। सन 1954 में भारत सरकार ने उत्तर संरक्षण सेवाओं के संबंध में सिफारिश करने हेतु डॉक्टर M.S. गोरे की अध्यक्षता में एक समिति स्थापित की, जिसे न केवल अपराधियों के लिए वरन भिखारियों, अनाथों, विधवाओं, उपेक्षित और अपाहिज लोगों के संरक्षण के लिए भी
सुझाव देने का कार्य सौंपा गया। इस समिति ने कई सुझाव दिए, जैसे अपराधियों से उनके जेल के छूटने के बाद नौकरी के लिए आवेदन पत्र दिलाना, उन्हें नौकरी दिलाना, रोजगार के अवसर देना, ऋण देना, उद्योग धंधे खुलवाना आदि। तो इस प्रकार से जो है सरकार के द्वारा अपराधियों में सुधार लाने के लिए कई व्यवस्था की गई है और यह एक सराहनीय प्रयास है ताकि दोबारा अपराधी व्यक्ति अपराध में संलग्न न हो। आज तक बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।